आनुवांशिक कोड को बाईपास करना। पहले वीडियोस में हमने जाना कि कैसे शब्दों से एक काल्पनिक वास्तविकता बनाने की क्षमता ने बड़ी संख्या में अजनबियों को सहयोग करने के काबिल बनाया। लेकिन इसने कुछ और भी किया। चूंकि बड़े पैमाने पर मानव सहयोग मिथकों पर आधारित है, इसलिए लोगों के सहयोग करने के तरीके को मिथकों को बदलकर पूरी तरह से बदला जा सकता है। सही परिस्थितियों में मिथक तेजी से बदल सकते हैं। 1789 में फ्रांसीसी आबादी लगभग रातों रात राजाओं के दैवीय अधिकार के मिथक में विश्वास खत्म कर अवाम की संप्रभुता के मिथक में विश्वास करने लगी। नतीजतन संज्ञानात्मक क्रांति के बाद से होमो सेपियंस बदलती जरूरतों के अनुसार अपने व्यवहार में तेजी से सुधार करता रहा है। इसने आनुवंशिक विकास के ट्रैफिक जाम को दरकिनार करते हुए सांस्कृतिक विकास के लिए एक तेज रास्ता खोल दिया। इस तेज राह पर तेजी से आगे बढ़ते हुए होमो सेपियंस ने जल्द ही अन्य सभी मानव और पशु प्रजातियों को पीछे छोड़ दिया। अन्य सामाजिक जानवरों का व्यवहार काफी हद तक उनके जीन पर निर्धारित होता है। लेकिन फिर भी डीएनए कोई शुद्ध तानाशाह नहीं है। जानवरों का व्यवहार भी पर्यावरणीय कारकों और व्यक्तिगत विचित्रताओं से प्रभावित होता है। फिर भी किसी दिए गए वातावरण में एक ही प्रजाति के जानवर एक सा व्यवहार करेंगे। सामाजिक व्यवहार में खास बदलाव आनुवंशिक बदलाव के बिना नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए चिंपांजी में एक अल्फा नर के नेतृत्व वाले समूहों में रहने की आनुवंशिक प्रवृत्ति होती है। चिंपांजी की एक निकट संबंधी प्रजाति बोनोबो बंदरों के सदस्य आमतौर पर महिला गठबंधनों के प्रभुत्व वाले अधिक समतावादी समूहों में रहते हैं। मादा चिंपांजी अपने बोनोबो रिश्तेदारों से सबक नहीं ले सकती और नारीवादी क्रांति नहीं कर सकती। नर चिंपांजी अल्फा नर के पद को खत्म करने के लिए संवैधानिक सभा में इकट्ठा नहीं हो सकते और यह घोषणा नहीं कर सकते कि अब से सभी चिंपांजी के साथ एक सा व्यवहार किया जाएगा। व्यवहार में इस तरह के नाटकीय परिवर्तन केवल तभी होंगे जब चिंपांजी के डीएनए में कुछ बदलाव होगा। इसी तरह के कारणों से पुरातन मनुष्यों ने कोई क्रांति नहीं की। जहां तक हम जानते हैं, सामाजिक पैटर्न में परिवर्तन, नई तकनीकों का आविष्कार और विदेशी आवासों का बसना सांस्कृतिक पहलों से ज्यादा आनुवंशिक बदलाव और पर्यावरणीय दबावों के कारण हुआ। यही कारण है कि मनुष्यों को ये कदम उठाने में सैकड़ों हजार साल लग गए। 20 लाख साल पहले आनुवंशिक सुधार के परिणाम स्वरूप होमो इरेक्टस नामक एक नई मानव प्रजाति का उदय हुआ। इसके उद्भव के साथ ही एक नई पत्थर के औजार तकनीक का विकास हुआ, जिसे अब इस प्रजाति की एक विशेषता के रूप में मान्यता प्राप्त है। जब तक होमो इरेक्टस में और अधिक आनुवंशिक परिवर्तन नहीं हुए, तब तक इसके पत्थर के औजार लगभग एक जैसे ही रहे, लगभग 20 लाख वर्षों तक। इसके विपरीत संज्ञानात्मक क्रांति के बाद से सेपियंस अपने व्यवहार को तेजी से बदलने में सफल रहे हैं, बिना किसी आनुवंशिक या पर्यावरणीय परिवर्तन की आवश्यकता के भावी पीढ़ियों को नए व्यवहार प्रस्तुत करते रहे हैं। आइए एक प्रमुख उदाहरण के रूप में कैथोलिक पादरी, बौद्ध मठवासी और चीनी हिजड़े नौकरशाह जैसे निःसंतान वर्ग के बार बार अस्तित्व में आने पर विचार करें। ऐसे अभिजात वर्ग का अस्तित्व प्राकृतिक चयन के सबसे मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, क्योंकि समाज के ये प्रमुख सदस्य स्वेच्छा से प्रजनन छोड़ देते हैं। जबकि चिंपांजी अल्फा नर अपनी शक्ति का उपयोग अधिक से अधिक मादाओं के साथ यौन संबंध बनाने के लिए करते हैं और परिणाम स्वरूप अपने झुंड के बड़े हिस्से के बच्चों को जन्म देते हैं। इसके विपरीत कैथोलिक अल्फा नर यौन संबंध और बच्चों की देखभाल से पूरी तरह दूर रहता है। यह संयम, भोजन की कमी या साथियों की कमी जैसी पर्यावरणीय स्थितियों के कारण नहीं है। न ही यह किसी विचित्र आनुवंशिक उत्परिवर्तन का परिणाम है। कैथोलिक चर्च सदियों से जीवित है, एक पोप से दूसरे पोप को ब्रह्मचर्य जीन देकर नहीं,
बल्कि नए नियम और कैथोलिक कानून की कहानियों को आगे बढ़ाकर। दूसरे शब्दों में, जबकि पुरातन मनुष्यों के व्यवहार पैटर्न हजारों वर्षों तक स्थिर रहे, सेपियंस 1 या 2 दशक के भीतर अपने सामाजिक ढांचे, अपने पारस्परिक संबंधों की प्रकृति, अपनी आर्थिक गतिविधियों और कई अन्य व्यवहारों को बदल सकते थे। मसलन बर्लिन के एक निवासी पर विचार करें जो 1900 में पैदा हुई और 100 साल की उम्र तक जीवित रही। उसने अपना बचपन विल्हेम द्वितीय के होहेंजोलर्न साम्राज्य में बिताया। उसके वयस्क वर्ष वेमर गणराज्य, नाजी और कम्युनिस्ट पूर्वी जर्मनी में बीते और वह एक लोकतांत्रिक जर्मनी के नागरिक के रूप में मरी। वह 5 बिल्कुल अलग अलग सामाजिक राजनीतिक प्रणालियों का हिस्सा बनने में सफल रही, हालांकि उसका डीएनए बिल्कुल नहीं बदला। यह सेपियंस की सफलता की कुंजी थी। आमने सामने की लड़ाई में एक निएंडरथल शायद एक सेपियन को हरा देता, लेकिन सैकड़ों के संघर्ष में निएंडरथल पिछड़ जाता। निएंडरथल शेरों के ठिकाने के बारे में जानकारी साझा कर सकते थे, लेकिन वे शायद आदिवासी आत्माओं के बारे में कहानियां नहीं गढ़ सकते थे और उन्हें संशोधित नहीं कर सकते थे। कथा साहित्य की रचना करने की क्षमता के बिना निएंडरथल बड़ी संख्या में प्रभावी ढंग से सहयोग करने में असमर्थ थे और न ही वे तेजी से बदलती चुनौतियों के लिए अपने सामाजिक व्यवहार को अनुकूलित कर सकते थे। हालांकि हम निएंडरथल के दिमाग में जाकर यह नहीं समझ सकते कि वे कैसे सोचते थे, लेकिन हमारे पास उनके सैपियंस दुश्मनों की तुलना में उनकी दिमागी सीमाओं का अप्रत्यक्ष प्रमाण जरूर है। यूरोप में 30,000 साल पुराने सैपियंस स्थलों की खुदाई करने वाले पुरातत्वविदों को भूमध्य सागरीय और अटलांटिक तटों की सीपियां मिली हैं। पूरी संभावना है कि ये सीपियां विभिन्न सैपियंस झुंडों के बीच लंबी दूरी के व्यापार के माध्यम से वहां पहुंची होंगी। निएंडरथल स्थलों पर ऐसे व्यापार के किसी भी सबूत का अभाव है। प्रत्येक समूह ने स्थानीय सामग्रियों से ही अपने उपकरण बनाए थे। दूसरा उदाहरण दक्षिण प्रशांत क्षेत्र से है। न्यू गिनी के उत्तर में न्यू आयरलैंड के द्वीप पर रहने वाले सेपियंस समूह ने विशेष रूप से मजबूत और तीखे औजार बनाने के लिए ओब्सीडियन नामक ज्वालामुखीय कांच का इस्तेमाल किया। हालांकि न्यू आयरलैंड में ओब्सीडियन का कोई प्राकृतिक भंडार नहीं है। प्रयोगशाला परीक्षणों से पता चला कि उन्होंने जिस ओब्सीडियन का इस्तेमाल किया था वह 400 किलोमीटर दूर न्यू ब्रिटेन के भंडारों से लाया गया था। इन द्वीपों के कुछ निवासी कुशल नाविक रहे होंगे जो लंबी दूरी पर एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक व्यापार करते होंगे। व्यापार एक बहुत ही व्यावहारिक गतिविधि लग सकती है जिसे किसी काल्पनिक आधार की आवश्यकता नहीं है। फिर भी तथ्य यह है कि सेपियंस के अलावा कोई भी जानवर व्यापार नहीं करता और सेपियंस के सभी व्यापार नेटवर्क जिनके बारे में हमारे पास जानकारी है वे सभी काल्पनिक हैं। व्यापार बिना भरोसे के नहीं चल सकता और अजनबियों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। आज का ग्लोबल व्यापार नेटवर्क डॉलर, फेडरल रिजर्व बैंक और निगमों के ट्रेडमार्क जैसी काल्पनिक संस्थाओं में हमारे भरोसे पर चलता है। जब एक आदिवासी समाज में 2 अजनबी व्यापार करना चाहते हैं तो वे अक्सर एक सामान्य देवता, पौराणिक पूर्वज या पौराणिक पशु का ध्यान करके विश्वास स्थापित कर सकते हैं। अगर इस तरह की कल्पनाओं में विश्वास करने वाले पुरातन सैपियंस ने सीप और ओब्सीडियन का व्यापार किया होगा तो यह तर्क दिया जा सकता है कि उन्होंने सूचना का भी व्यापार किया होगा। इस प्रकार निएंडरथल और अन्य पुरातन मनुष्यों की तुलना में बहुत सघन और व्यापक ज्ञान नेटवर्क बनाया होगा। शिकार शैली और तकनीक इस अंतर का एक और उदाहरण है। निएंडरथल आमतौर पर अकेले या छोटे समूहों में शिकार करते थे। दूसरी ओर सेपियंस ने ऐसी तकनीकें विकसित की जो कई दर्जन व्यक्तियों और शायद विभिन्न समूहों के बीच सहयोग पर निर्भर थीं। एक विशेष रूप से प्रभावी तरीका था जंगली घोड़ों के पूरे झुंड को घेर लेना, फिर उन्हें एक संकरी घाटी में खदेड़ना, जहां उन्हें सामूहिक रूप से मारना आसान होता।
यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता तो समूह सामूहिक प्रयास के एक ही दोपहर में टनों मांस, वसा और जानवरों की खाल इकट्ठा कर लेता। इन संपदाओं को फिर वह सुखा सकते थे या बाद में उपयोग के लिए फ्रीज कर सकते थे। पुरातत्वविदों ने ऐसी जगहों की खोज की है जहां पूरे झुंड को हर साल इस तरह से काटा जाता था। ऐसी जगहें भी हैं जहां कृत्रिम फंदे और वध स्थल बनाने के लिए बाड़ और बाधाएं खड़ी की गई थीं। हम अनुमान लगा सकते हैं कि नेंडरथल अपने पारंपरिक शिकार के मैदानों को सेपियंस नियंत्रित बूचड़खानों में बदलते देखकर खुश नहीं होंगे। मगर यह भी सच है कि 50 नेंडरथल पारंपरिक और स्थिर पैटर्न में सहयोग कर रहे थे, लेकिन उनका 500 बहुमुखी सेपियंस के साथ कोई मुकाबला नहीं था। और भले ही सेपियंस पहले दौर में हार गए, लेकिन वे जल्दी से नई रणनीतियां बना सकते थे जो उन्हें अगली बार जीतने में सक्षम बनाती। और यही था हमारी अपार शक्ति और जीत का कारण। सेपियंस के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।